हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जिसे हर व्यक्ति जानता है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, जिसने भारतीय इतिहास पढ़ा है। एक बार उस महान योद्धा की कहानी सुनी है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिकंदर और पोरस की कहानी। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में हालांकि क्वेश्चन बनते हैं। और महान कौन, आज की थंबनेल देखा होगा, महान कौन। तो ये डिसीजन आपको लेना है। लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताना कि महान कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सिकंदर और पोरस की। अगर सिकंदर की बात करें अपन, तो सिकंदर का जन्म जो मैसेडोनिया में हुआ था, जिसको अपन मकदुनिया के नाम से जानते हैं। सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया या मकदुनिया में हुआ था। यह फिलिप कंपनी का था, अर्थात इसके पिता का नाम फिलिप था और माता का नाम ओलंपिया था। जब ये 13 साल की उम्र में था, तो 13 साल की उम्र में ही इसको घुड़सवारी का, तलवारबाजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया था। इसके पिता जो फिलिप थे, वो चाहते थे कि मेरा जो बच्चा है तो वो उसको मैं सारी युद्ध कला में निपुण कर दूं, और युद्ध कला के साथ साथ इसको कुशल शिक्षा के क्षेत्र में भी, कुशल शिक्षा में भी बढ़ावा देने के लिए अपने जो अरस्तु हैं उनको नियुक्त कर दिया था। अर्थात इनके गुरु का नाम जो था वो कौन थे? अरस्तु थे। तो सिकंदर मैसेडोनिया मकदुनिया के रहने वाले हैं। मैसेडोनिया मकदुनिया की राजधानी जो है वो स्कोप्जे है। वो इसके पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपिया था। इनके गुरु का नाम जो था अरस्तु था। 13 साल की उम्र से इन्होंने पराक्रम बताना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण हो गए थे। हालांकि इनकी जो माँ थी ओलंपिया, उन्होंने बचपन से शिक्षा दी थी, पिता ने बचपन से शिक्षा दी थी इनको कि अपने को साम्राज्य विस्तार करना है, साम्राज्य विस्तारवादी, अपने को राजा बनना है। इनके जो गुरु थे अरस्तु, इनके गुरु ने इनके मन में यह भावना भर दी थी कि विश्व विजय करना आसान है, विश्व विजय अपन कर सकते हैं, विश्व विजय करना बहुत आसान होता है। इनके बचपन से इनके दिल में, इनके मन में एक जगह बना ली थी विश्व विजय की, कि मुझे विश्व विजय करना है। तो हालांकि जब ये 20 साल के थे, तो 20 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके पिता जो फिलिप थे उनका देहांत हो गया था, इसीलिए 20 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे। जब ये शासक बने तो इनके गुरु जो थे उन्होंने बचपन से ही शिक्षा देकर रखी थी। एक कुशल दार्शनिक रहे हैं अरस्तु, तो उन्होंने बचपन से शिक्षा देकर के रखी थी कि भाई एक विश्व विजय करना आसान होता है, तुमको विश्व विजय करना। इसीलिए जैसे राजा बने सिकंदर, तो राजा बनने के बाद ये अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लग गए। जब अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया इनने, तो सबसे पहले जो ईरान से लेकर के फारसी तक, या फिर अपन भारत की बात करें कि भारत का जो पूर्व हिस्सा है, पूर्व हिस्सा मतलब सिंधु नदी का क्षेत्र तक का, तो ये पूरा जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय डेरियस तृतीय का हुआ करता। डेरियस तृतीय या दारा तृतीय के नाम से अगर जानते हैं इसको अपन, तो डेरियस तृतीय या दारा तृतीय के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र सिंधु से लेकर के ईरान तक का ये पूरा क्षेत्र डेरियस तृतीय या दारा तृतीय का हुआ करता था। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा क्योंकि ना इसको जीता जाए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो सिकंदर के क्षेत्र से 40 गुना अधिक था। 40 गुना अधिक क्षेत्र था। अगर वो जीत लेता है तो उसको पता है कि मैं दुनिया विश्व विजेता बनने में 20% हासिल कर लूंगा, मैं 20% दुनिया को जीत लूंगा, मैं इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो सबसे पहले उसने आक्रमण किया और उरुगबेला के मैदान में, उरुगबेला के मैदान में सबसे पहले दारा तृतीय के साथ इसका युद्ध हुआ था। दारा तृतीय से इसने जब युद्ध किया तो दारा तृतीय हालांकि अच्छा शासक हुआ करता था, मगर परास्त हो गया। सिकंदर की 50,000 सेना ने, सिकंदर की 50,000 सेना ने अपने उरुगबेला के मैदान में दारा तृतीय या डेरियस तृतीय की 1.5 लाख सेना को काट दिया और उसके बाद इसने उसको फतेह कर लिया। जब डेरियस तृतीय हार गया था, तो हारने के बाद अपनी पुत्री रुखसाना का विवाह सिकंदर के साथ कर लिया। जब रुखसाना का विवाह उससे हुआ, तो अब वहां से ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये आते हैं सिंधु क्षेत्र में, अर्थात अपने भारत से लगी सीमा क्षेत्र में। जब ये भारत से लगी सीमा क्षेत्र में आते हैं, तब इनका सबसे पहले सामना जो होता है वो होता है तक्षशिला से, तक्षशिला के शासक से। उस समय की घटना है 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व के लगभग की। 326 ईसा पूर्व की घटना है कि इस समय तक्षशिला के जो शासक हुआ करते थे, अगर भारत की बात करें,
तो तक्षशिला के शासक जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे अंबी कुमार। मगध के शासक इस समय हुआ करते थे घनानंद। अपन कहानी सुन चुके हैं घनानंद वर्सेस चाणक्य की लास्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में घनानंद चाणक्य की कहानी सुनी थी अपन ने, तो अपने को पता है सारी कहानियां। अभी बात कर रहे हैं अपन किसकी, पोरस की और सिकंदर की। जब इनकी सिकंदर जो था वो तक्षशिला तक आ गया था, तो इस समय तक्षशिला का आचार्य पदित्व जो था वो हुआ करते थे चाणक्य। जी हाँ, इस यहाँ पे तक्षशिला के जो कुलपति हुआ करते थे वो चाणक्य हुआ करते थे, और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो अंबी कुमार हुआ करते थे। जैसे ही अंबी कुमार को पता चला कि भाई यहाँ की जगह विश्व विजय करते हुए सिकंदर आगे बढ़ रहा है, सिकंदर विश्व विजय करते करते सारी दुनिया को जीतते जीतते आगे बढ़ रहा है, डेरियस तृतीय को परास्त कर चुका है ये, तो अंबी ने क्या किया कि अपने अन्य राजाओं के साथ साथ आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। भारत का पहला शासक जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और अपने साथ साथ आसपास के छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे उनको भी सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण करवा दिया। तो यहीं से अपने को पता लगता है कि सिकंदर के समक्ष सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाला भारतीय शासक जो हुआ करता था वो कौन था, अंबी कुमार, तक्षशिला के शासक। यह पहला व्यक्ति था। जब तक्षशिला में इनकी पार्टी चल रही थी, तो तक्षशिला के जो कुलपति हुआ करते थे, चाणक्य जो हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, तो आचार्य को पता लगा कि भाई हमारे शासक ने तो विद्रोह कर दिया देश के साथ, सिकंदर के साथ जाकर मिल गए। तो इन्होंने क्या किया कि घनानंद के पास गए। आपको पिछले वीडियो में पता ही हो, घनानंद के पास जाते हैं, मदद के लिए गुहार लगाते हैं, मगर मदद नहीं करते हैं, और ये कसम खाते हैं कि बर्बाद कर दूंगा। देखने के लिए अपना प्रीवियस वीडियो देखें। तो ये हो गया था सिकंदर। तक्षशिला में अभी बहुत भयावह पार्टी चल रही थी, और तक्षशिला के दौरान ही ये क्या करते हैं कि ये जो जाते हैं कहाँ पर, अपने चिनाब और झेलम का जो क्षेत्र है, उस समय जो चिनाब और झेलम का क्षेत्र हुआ करता था, तो उस क्षेत्र का शासक जो हुआ करता था वो हुआ करता था राजा पोरस। राजा पोरस, तो राजा पोरस का क्षेत्र मैंने बताया कि अभी झेलम से लेकर के चिनाब तक का जो पूरा क्षेत्र था वो राजा पोरस का हुआ करता था। चलिए देखते हैं सिकंदर और पोरस का युद्ध। तो जब सिकंदर तक्षशिला में भयावह पार्टी कर रहा था, तब अपने एक सेनापति के माध्यम से पोरस के पास उन्हें संदेश पहुंचाया कि जाओ और भारत के जो शासक हैं, यहाँ पे जो क्षेत्र के शासक हैं पोरस के पास जाकर के संदेशा पहुंचाओ कि विश्व विजेता सिकंदर, मकदुनिया का शासक सिकंदर जो है विश्व विजय करते हुए भारत के झेलम नदी तक आ गया है, और अब आपसे समर्पण की मांग करते हैं। या तो आप समर्पण कर लो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तो जो संदेश आया था उसका जवाब पोरस का देते हैं। ध्यान सुनना। जब पोरस जवाब देते हैं कि कौन यूनानी शासक है, देख लिया जाएगा उसका मुंह रणभूमि में ही जाकर के बोल देना। उसकी कौशलता, युद्ध कौशलता, उसकी कूटनीति, पोरस की कूटनीति, उसकी युद्ध कौशलता, उसके पास मात्र 20,000 सैनिक हैं, जहां पर सिकंदर के पास 50,000 सैनिक हैं। पोरस के पास मात्र 20,000 सैनिक है, 2,000 हाथी हैं और 4,000 घुड़सवार हैं, बाकी पैदल सेना। जहां विश्व विजय करते हुए सिकंदर आगे बढ़ रहा है, वहीं पोरस चुनौती दे रहा है, खुला चैलेंज दे रहा है कि कौन यूनानी शासक है, उसका मुंह रणभूमि में ही देखेंगे। जबकि उसको पता है कि तक्षशिला का शासक जो अंबी है वो आत्मसमर्पण कर चुका है। इसीलिए बोलते हैं कि भारत का शासक हो तो पोरस जैसा हो। उसकी युद्ध की नीति देखते हैं। जब चुनौती मिली सिकंदर को, तो उसने चुनौती को स्वीकार किया कि पोरस के साथ युद्ध किया जाए। जब युद्ध का दिन तय हुआ और युद्ध करने के पास सामने एक दूसरे की सेना जब दोनों के सामने आई, तो पोरस ने क्या किया, पोरस ने अपने जो हाथी थे 2,000 हाथी, वो पोरस की सेना के सामने ले आकर के खड़े कर दिए, ताकि सिकंदर की सेना जो है वो अचंभित हो जाए, देख करके आश्चर्यचकित हो जाए कि भाई इतने हाथी। तो इसीलिए अपनी युद्ध नीति के सहारे इसने भयावह युद्ध लड़ा।
पोरस और सिकंदर का जो युद्ध है वो झेलम नदी के तट पर हुआ। झेलम नदी को अपन हाइडेस्पिस नदी के नाम से या विदस्ता के नाम से जानते हैं। तो पोरस और सिकंदर का युद्ध जो है वो झेलम नदी के तट पर हुआ और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। पोरस ने अपना जो युद्ध है बहुत कुशलता के साथ किया, वीर योद्धा के टाइप युद्ध किया और अंत में उसको जब तीर लगे, 9 तीर लगे उसके शरीर में पोरस के, और अंत में वो घायल हो गया। जब घायल अवस्था में उसको सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया और सिकंदर ने पूछा कि पोरस तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तब पोरस ने जवाब दिया वही किया जाए जो एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है, अर्थात गर्दन काट के हत्या कर दी जाए। यही बात जो है पोरस की सिकंदर के दिल में जगह कर गई और सिकंदर ने पोरस के साथ दोस्ती कर ली। पोरस हार के भी जीत गया। इसलिए बोलते हैं कि योद्धा हो तो पोरस जैसा, जिसने सिकंदर को भी घुटने टिकवा दिए। सिकंदर भी मजबूर हो गया दोस्ती करने के लिए। अंत में सिकंदर ने पोरस से दोस्ती की और उसको उसका साम्राज्य 10 गुना करके दे दिया। जो आम्बी कुमार का तक्षशिला का साम्राज्य था वो भी किसको दे दिया? पोरस को दे दिया। अब बताइए कि महान कौन, सिकंदर या पोरस? पोरस जीत कर भी हार गया, पोरस जो है वो हार कर भी जीत गया और सिकंदर जो था वो जीत कर भी हार गया था। इसीलिए बोलते हैं। मगर हुआ क्या, जो यूनानी शासक हुआ करते थे, यूनानी इतिहासकार हुआ करते थे, उन्होंने पोरस के इतिहास को दबा दिया। उन्होंने सिकंदर के इतिहास को बड़ा किया है, सिकंदर को महान बता दिया और पोरस के इतिहास को दबा दिया। उसको सिर्फ एक हारा हुआ शासक की संज्ञा दे करके उसको प्रस्तुत कर दिया इतिहास के रूप में। जब सिकंदर आगे गया और पोरस के साथ युद्ध लड़ने के बाद उसकी सेना के मन में एक मनोबल टूट गया था कि भाई जब एक 20,000 सैनिकों वाला शासक अगर इतना अच्छा युद्ध लड़ सकता है, हम हारते हारते बचे हैं, तो सोचो अगर ब्यास नदी पार करेंगे और ब्यास नदी पार करने के बाद मगध साम्राज्य है और मगध साम्राज्य में इस समय 2 लाख सैनिक हैं। जब 20,000 सैनिक हमारे को युद्ध हरा सकते हैं, हराने की कगार पे आ सकते हैं, तो मगध साम्राज्य धनानंद शासक है, उसके 2 लाख सैनिक जो हैं वो क्या करेंगे हमारे साथ। इसीलिए जब सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया तो मनोबल टूटने के कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। और यही वो घटना है कि जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया तो सिकंदर ब्यास नदी के तट पर 5 दिन का सैनिक शिविर आयोजित करता है, 5 दिन तक वहीं रुकता है और अंत में वापस जाने का निर्णय लेता है। तो यहां से यह पता चलता अपने को कि जो सिकंदर दुनिया जीतने चला था, जो सिकंदर विश्व विजेता बनने चला था, जिसको अरस्तु जैसे दार्शनिक ने, एक महान दार्शनिक है जिसके पास अरस्तु जैसे गुरु हुआ करते थे, जिसको बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, ऐसे शासक का मनोबल तोड़ दिया। तो जिसने मनोबल तोड़ा वो महान, या फिर जो ब्यास नदी से वापस चले गया, हार करके वापस चले गया, वो महान? तो इसीलिए बोलते हैं कि पोरस जो है वो महान है हमारी दृष्टि में, सभी की दृष्टि में, मगर भारतीय इतिहासकारों ने या यूनानी इतिहासकारों ने उसको दबा दिया था। तो पोरस जो है वो जीत गया और सिकंदर ब्यास नदी पार करके हार के वापस आ गया वहां से। जब वापस जा रहा था वो, तो वापस जाते समय सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर 20 शिलालेख या स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। यहाँ पे स्तंभ लगवाए अपने यूनानी देवता के नाम से, अपने यूनानी देवता के नाम से वहां पे स्तंभ लेख लगवा के वापस जाते समय बेबीलोन में बहुत ज़्यादा बुखार आने के कारण, भयंकर तरीके से बुखार आने के कारण उसकी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। दोनों तारीख याद रखना, अगर बड़े एग्जाम देने जाओ तो 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था और 10 जून 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। तो यह था सिकंदर का इतिहास और पोरस का इतिहास। हमारी दृष्टि में पोरस महान था, महान है और महान रहेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।